डियर स्टूडेंट, वीडियो थर्ड है आपकी लेसन 7 सेकेंड सेमेस्टर। आज की वीडियो में हम देखेंगे विजयनगर का प्रशासन। पिछली वीडियो में हमने विशेष रूप से राजा कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ा था, तो हम विशेष रूप से कृष्णदेव राय का ही प्रशासन देखेंगे। वैसे तो ओवरऑल ये विजयनगर की विशेषताएं हैं, क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा आमतौर पे कि विजयनगर के प्रशासन की विशेषताएं लिखिए, तो उसमें आपने लिखना है। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, राजा जो है प्रमुख होता है, तो समस्त जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं, न्याय की शक्तियां हैं और विधायी शक्तियां, मतलब कानून बनाने की शक्तियां जो है, वो सारी शक्तियां इस शासक में, इस राजा में वो निहित होती थी। निरंकुश, कोई अंकुश उसके ऊपर नहीं होता था। निरंकुश राजतंत्र यह प्रणाली, राजा का तंत्र चलेगा, ऐसी प्रणाली वहां पर थी। तो निरंकुश राजतंत्र इसको बोलेंगे। परंतु एक खास बात थी इस निरंकुश और राजतंत्र की कि वो प्रजा हितैषी होता था। प्रजा के हितों को इग्नोर नहीं किया जाता था। वे जनहित कार्य करते थे, प्रजा की शिकायतें सुनकर उनका निवारण भी करते थे। जनहित के कार्य करना और प्रजा के जो कार्यों का निवारण भी, समस्याओं का जो निवारण वो करते थे। पैतृक उत्तराधिकार का जो है नियम फॉलो किया जाता था, पैतृक उत्तराधिकार का नियम। परंतु कभी कभी अपने उत्तराधिकारी भी शासकों ने नियुक्त किए। इस कारण से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष भी हुए हैं कई बार। तो ये हमने देखा राजा के बारे में। अब केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में हम जितने भी शासकों के बारे में पढ़ के आए, आमतौर पर एक मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद राजा की सहायता और सलाह के लिए है, और इसमें सबसे प्रमुख जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था। वो यह प्रमुख विषयों पर राजा को परामर्श देती थी। परामर्श राजा की इच्छा पर है कि वो उसको माने या ना माने। कई भागों में इसको, प्रशासन को फिर आगे बांटा जाता था और राजकीय अधिकारी इसकी देखरेख करते थे। इन अधिकारियों में मुख्यतः थे रायसम, 2 अंक में आ सकता है। रायसम कौन थे? राजा के जो मौखिक आदेश थे, उन आदेशों को लिपिबद्ध, लिखने वाले, आदेशों को लिपिबद्ध करने वाले थे आपके रायसम। फिर था कर्णिकम। कर्णिकम का काम था लेखा अधिकारी, इसको बोलते थे। और उसके बाद आता है मुद्राकर्ता। और भी अधिकारी रहे। उसके बाद प्रांतीय एवं स्थानीय शासन, कई इकाइयों में विभक्त था। इसको समझेंगे हम। तो पूरे देश को इन्होंने प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतों को मंडलम कहते थे। मंडलम के बाद नाडु, जिला होता था एक प्रकार से, और जिला के बाद स्थल होता था उपजिला, और उपजिला के बाद ग्राम आता था। तो ये था। तो ये जो प्रांतों की संख्या है, ये कम ज़्यादा होती रहती थी राजाओं के अनुसार, उनकी सुविधाओं के अनुसार, उनकी नीतियों के अनुसार। मंडल का जो, या प्रांत का जो प्रमुख था, वो मंडलेश्वर कहलाता था। कुछ जगह उसको नायक भी बोला जाता था। तो स्थानीय शासन जो था, स्थानीय शासन में राजा जो होता था वो हस्तक्षेप आमतौर पर नहीं करता था। ये नीति थी इनकी विजयनगर साम्राज्य की। गोंडा, गोंडा जो है ग्राम का जो है मुखिया होता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ये तो हमको पता ही है। एक इनके यहाँ अलग व्यवस्था थी, वो थी अमरम। इस व्यवस्था में नायक को भूभाग दिया जाता था।
इसके बदले में नायक जो है घोड़े, सैनिक, हाथी जो है राजा की सेवा हेतु जो है तैयार रखता था। राजा की सेवा में उसको तैयार रखने होते थे। इसके बदले में उसको भूभाग दिया जाता था। इस व्यवस्था को क्या बोलते थे? अमरन। फिर आता है राजस्व व्यवस्था। तो आपको पता है राजकीय भूमि से होने वाला राजस्व प्रमुख स्रोत होता है, ये हम कई पाठों में पढ़ के आए हैं। किसानों से कुरवाई लिया जाता था, जो उपज का 1/3 होता था। चना पर जो है 1/4। बाजरा या अन्य जो शुष्क फसलें थी उनके ऊपर 1/6 कर लिया जाता था। 1/6 भाग जो है या हिस्सा जो है उसका कर के रूप में लिया जाता था। तो कुल मिलाकर भू राजस्व उपज का 1/6 भाग था। राज्य को सरदारों से भी कर और उपहार प्राप्त होते थे। राज्य द्वारा बंदरगाहों से कर, वाणिज्य से भी अधिभार वसूला जाता था। इसके अलावा बाजरा कर, गृह कर या लाइसेंस कोई या न्यायालय द्वारा जो जुर्माना लगाया गया, इनसे भी जो है राज्य को जो है आय होती थी। कृष्ण देव राय ने जो हमने पीछे पढ़ा था आमुक्त माल्यद, एक पुस्तक लिखी थी तेलुगु में। इसमें आमदनी को बताया गया है कि 4 भागों में खर्च करना चाहिए। दान, राजा का व्यक्तिगत खर्च, घोड़ों की देखरेख और सैन्य विजय या सैन्य रक्षा में सुरक्षा में। तो इन्हीं मुख्य मदों पर व्यय होता था। फिर आता है न्याय व्यवस्था। न्याय में हम देखेंगे क्या था। विजयनगर के बिना भेदभाव के, यहाँ पर विशेषता थी, बिना किसी भेदभाव के शासन चलाया, न्याय होता था। राजा का जो न्यायालय था अपील के लिए वो सर्वोच्च था, जिसको सभा कहा जाता था। तो विभिन्न भागों में नियमित न्यायालय मतलब रोज लगने वाली अदालतें भी थी, अदालतें या न्यायालय थे, जिसकी अध्यक्षता राज्य के अधिकारी होते थे। गांव में ज्यादातर वही पंचायतें या श्रेणी संगठन न्याय करते थे। यहाँ छोटे झगड़ों का निपटारा किया जाता था। आमतौर पर धर्म शास्त्रों में या जो मुख्य परंपराएं थी उनमें जो बताए गए हैं कानून, उनका पालन किया जाता था। कठोर दंड दिए जाते थे, सिर काटना, अंग भंग, हाथी के नीचे दे देना, ये इस प्रकार के दंड थे। अपराध जैसा होता था वैसा दंड दिया जाता था। सैन्य प्रशासन, तो सैन्य को भी इन्होंने सुसंगठित किया, चुस्त किया, स्थायी सेना बनाई। इसमें आपको वही भाग तो वही रहेंगे, घुड़सवार है, पैदल सेना है, हाथी है, हस्त सेना है, हस्ती सेना। तो अच्छी किस्म के घोड़े विदेशों से हमने पढ़ा था कि वो अरबी और फारसी घोड़े आते थे। पदक्रम भी थे सेना में। नायक जो है सबसे ऊपर होता था, जिसको पालीगर भी बोलते थे। क्या बोलते थे? पालीगर। इसके अतिरिक्त राजा की जो सेना होती थी, इसके अतिरिक्त छोटे जो राजा थे या अधीन जो सामंत थे, इनसे भी जरूरत के समय सेना ले ली जाती थी। नगद जो है नकद वेतन उनको दिया जाता था। परंतु जो पालीगर जो क्षेत्र थे, जैसे बड़े अधिकारियों को वेतन के बदले में किया जाता था, क्षेत्र का भुगतान किया जाता था, जिसको हम अमरम के रूप में पढ़ के आए। बड़े अधिकारियों को आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे हम। आर्थिक विकास में मुख्य रूप से 3 चीजें यहाँ पर रहती हैं: कृषि, उद्योग और व्यापार वाणिज्य। तो क्या था? तो जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में कई विदेशी यात्री आए,
तो उन विदेशी यात्रियों ने इस बारे में प्रकाश डाला है कि कैसी आर्थिक उन्नति वहाँ पर थी। तो उनके वृत्तांतों से पता चलता है कि सबसे बड़ा एक धनी राज्यों में ये था, धनी राज्य था, काफ़ी धन इसके पास था। इन यात्रियों में ये पूछ लेता है कई बार इटली का कौन था, किस राज्य किस देश का यात्री था, ये कई बार 2 अंक में आता है। तो निकोलो कोंटी कहाँ का था, आपके इटली का था। फारस से कौन आए थे, अब्दुल रजाक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रूस के थे निकेटिन या निकितिन, भी कई जगह लिखा मिल जाएगा आपको। फिर ये थे सारे 15वीं शताब्दी के। फिर 16वीं शताब्दी में कुछ लोग आते हैं, उनमें थे बारबोसा, डोमिंगो पेस और नूनिज। ये 16वीं शताब्दी में आते हैं। कोंटी ने लिखा कि यहाँ का राजा भारत के दूसरे सभी राजाओं से शक्तिशाली था। कोंटी ने लिखा ये। उसके बाद अब्दुल रजाक क्या कहता है, विजयनगर को उसने बताया संसार के जो शानदार नगर थे उनमें से मतलब सबसे शानदार नगरों में से एक माना है, जिसे उसने देखा या सुना था। जिस राज्य में उसने लिखा कि 300 बंदरगाहें हैं, जो हर एक कालीकट के बराबर है। खेती उपजाऊ है, जमीन उपजाऊ है। संपत्ति का जिक्र करते हुए कहावत का प्रयोग किया कि राजा के महल में कोठरी जैसे अनेक कुंड हैं, अनेक कुंड हैं जो जिसमें विशाल सोना चांदी का भंडार भरा पड़ा है। तो ये हमने विशेष रूप से देखा कि आर्थिक विकास के रूप में भूमिका कृषि प्रमुख क्षेत्र है। कृषि व्यवस्था फूल रही थी। जो राज्य की नीति थी वो भी कृषि को बढ़ावा देने वाली थी। नहरें तालाब आपने पढ़े थे, कृष्णदेवराय ने बनवाए थे। नहरें तालाब बनाकर उत्पादन में वृद्धि की गई, क्योंकि सिंचाई बढ़ गई, उपजाऊ भूमि बढ़ जाती है। नूनिज पुर्तगाली यात्री था। नूनिज जो है कौन सा यात्री था, पुर्तगाल देश का। इसने इस सारे का सजीव चित्रण किया है। विजयनगर शहर में ही एक कमलपुरम जलाशय तालाब था। पेस ने भी इसका वर्णन किया है। डोमिंगो पेस। तो विजयनगर के शासकों ने कृषि क्षेत्रों में भी किलेबंदी की। ये इनकी एक विशेष विशेषता थी। विशेष तौर पर विजयनगर शहर के 7 प्रकोटे थे। 7 प्रकोटे थे, जिसमें पहले प्रकोटे के अंदर, फर्स्ट के अंदर क्या था, विशाल कृषि क्षेत्र और जलाशय थे, ताकि जो नगर है, जो राजा है, उनकी आवश्यकताएं उससे पूरी होती रहें और वो सुरक्षित भी रहे इलाका, इसलिए उनकी किलेबंदी की गई होगी। उद्योग, कृषि संपन्नता के साथ साथ विजयनगर की जो समृद्धि का कारण उद्योगों की समृद्धि भी था। कपड़ा, खनन, धातु, सभी प्रकार के जो प्रमुख उद्योग थे वो विकसित अवस्था में था। इतर उद्योग भी प्रमुख था। श्रेणी, इतर मतलब सेंटर, आपकी श्रेणियों का द्वारा जो है उद्योगों का संचालन किया जाता था। एक उद्योग में शामिल लोग शहर के एक भाग में रहते थे। व्यापार
व वाणिज्य। विजयनगर साम्राज्य में अंतर क्षेत्रीय व्यापार, तटीय, समुद्रीय, सब कुछ जो था वो उन्नति पर था। व्यापार की बात करें तो ये आय का भी एक अच्छा साधन था राज्य के लिए। तो इससे नगरीय जीवन विकसित होता है, नगरीय जीवन का विशेष विकास भी होता है। व्यापार के विकास से नगर बड़े, उनके आसपास मंदिर भी विकसित हुए। मंदिर बहुत बड़े बड़े थे, अनेक वस्तु की जरूरत पड़ती थी, ये मंदिर भी समृद्ध थे तथा आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार में मंदिर भाग लेते थे। अब्दुल रज्जाक के बारे में हम पढ़ के आए हैं, उसने बताया था कि यहाँ पर 300 बंदरगाहें थी और पश्चिमी तट पर मालाबार क्षेत्र जो है प्रमुख जो है व्यापारिक क्षेत्र था और जहाँ कन्नूर बंदरगाह थी। इस बंदरगाह से जो है हिंद महासागर, बर्मा, मलाया, चीन, पश्चिम में अरब, फारस, दक्षिण अफ्रीका तथा पुर्तगाल से व्यापार होता था, ये इसने बताया। इसी तरह बारबोसा ने भी लिखा कि विजयनगर शहर काफी विशाल, घनी आबादी तथा वाणिज्य का केंद्र था। अगली वीडियो में हम विशेष रूप से आपके कला, साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। भवन निर्माण, साहित्य आएगा, फिर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी, फिर उसके शासकों के बारे में पढ़ते हुए हम अंतिम वीडियो में साम्राज्य का विखंडन, बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और छोटे क्वेश्चन करेंगे। मैप तो मैंने आपको बता दिया है, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि असाइनमेंट में आपने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार का मैप का क्वेश्चन आपको करना है, मैप में दिखा चुका हूँ आपको।